कभी ऐसे लोगों से मिले हो जो बहुत दिलचस्प बातें करते हो? उनसे बात करके लगता है कि यार इसकी और मेरी मेंटालिटी कितनी मैच करती है, कितना नॉलेजेबल बंदा है, क्या कॉन्फिडेंस है इसके पास। इसीलिए तो सब इसके दोस्त हैं, सब इससे बात करना पसंद करते हैं। ऐसे इंसान से इम्प्रेस होकर हम अपने आप ही उस पर भरोसा करने लगते हैं। पर यही बंदा आपको अक्सर उस वक्त धोखा दे जाता है जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। वहीं दूसरी तरफ चुपचाप सा रहने वाला, पार्टीज में खाना खाकर गायब हो जाने वाला एक बंदा या बंदी होती है, जो क्या करता है, उसके इंटरेस्ट क्या हैं, उसकी दोस्त कौन है, कुछ अच्छे से पता नहीं होता, क्योंकि वो कभी भी किसी से इतनी बात ही नहीं करता। लोग सोचते हैं कि वो वियर्ड है या वो बेकार है, उसके पास बताने या दिखाने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए वो सभी से छुप के रहता है। पर जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, आप दुनिया को बेहतर तरीके से समझना शुरू करते हैं, तब आपको पता चलता है कि जिंदगी के असली लीडर्स, असली बॉस यही लोग होते हैं। यही वो लोग होते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं। ये दिखावा नहीं करते, क्योंकि ये झूठे दिखावे के लिए नहीं बल्कि सच्ची कामयाबी पाने के लिए बने होते हैं। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही लोगों को डिकोड करेंगे और जानेंगे कि कम बोलना क्यों जरूरी है। वेलकम टू द पावर सीरीज। ये है पावर का लॉ नंबर 4, जो कि कहता है ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। एग्जाम्पल नंबर 1, 1825 में निकोलस फर्स्ट ने जैसे ही रशिया का थ्रोन संभाला, पूरे रशिया में एक विद्रोह आग की तरह फैल गया। इस रिबेलियन को लीड कर रहे थे रशिया के लिबरल्स, यानी उदारवादी लोग। ये लोग चाहते थे कि रशिया को मॉडर्नाइज किया जाए, ताकि रशियन इंडस्ट्रीज और सिविल सोसाइटी बाकी यूरोप के साथ कदम से कदम मिला सके। ये विद्रोह, जिसे द डिसेम्बरिस्ट अपराइजिंग कहा गया, इसे कुचलने के लिए निकोलस ने एक मजबूत रिबेलियस लीडर रियलवी को मौत की सजा सुना दी। निकोलस का आदेश मानते हुए रियलवी को फांसी के फंदे पर लटकाया जाता है। रियलवी अपनी कॉन्शियसनेस लूज करने ही वाला होता है कि तभी फांसी का वो फंदा अचानक से टूट जाता है। उस वक्त ऐसी घटनाएं चमत्कार या भगवान का आदेश समझी जाती थीं, और इसीलिए अपराधी को दोबारा फांसी न देकर उसे माफ कर दिया जाता था। रस्सी टूटने से रिलिएव उठकर खड़ा हो जाता है और वहाँ मौजूद सभी लोगों से कहता है, हाँ देखा आप सबने, रशिया में कुछ भी ढंग से नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि रस्सियां बनाने का काम भी नहीं। रस्सी टूटने की खबर लेकर एक मैसेंजर निकोलस के पास जाता है। निकोलस रिलिएव का माफीनामा लिखने लगता है। इसी बीच वो मैसेंजर से पूछता है, क्या रिलिएव ने फंदा टूटने पर कुछ कहा? मैसेंजर थोड़ा झिझकते हुए कहता है, यस सर, उसने कहा कि रशिया में लोगों को कुछ भी ढंग से करना नहीं आता, इवन लोग ठीक से रस्सियां तक नहीं बना पा रहे हैं। मैसेंजर के मुंह से ये बात सुनकर निकोलस माफीनामा लिखते लिखते एकदम से रुक जाता है, कुछ सोचता है और माफीनामे को फाड़ते हुए मैसेंजर से कहता है, अच्छा तो ये बात है, चलो अब तो रियलवी को बताना ही पड़ेगा कि ढंग से काम कैसे किया जाता है। अगले दिन निकोलस के आदेश पर रियलवी को फिर से फांसी पर लटकाया जाता है। अब फर्क बस इतना सा था कि आज रस्सी नहीं टूटती है। ये एग्जाम्पल हमें सिखाता है आज का पहला लेसन। दोस्तों, जो इंसान अपनी जुबान पर, अपनी शब्दों पर लगाम नहीं रख सकता, वो कभी भी अपने आप को संभाल नहीं सकता। और जो इंसान खुद को कंट्रोल ना कर पाए, जिसका अपने आप पर बस ना चले, वो कभी भी दूसरों की रिस्पेक्ट हासिल नहीं कर सकता। जब आप अपने शब्दों से, अपनी बातों से लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो जाने अनजाने आपको बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है। और आप जितना ज्यादा बोलते हैं, उतने ही कॉमन, डेस्परेट और पावरलेस नजर आते हैं। क्योंकि पावरफुल लोग हमेशा कम बोलते हैं, लेकिन वो ऐसी बातें बोलते हैं कि पूरे कन्वर्सेशन में उनका साइड ज्यादा हाईलाइट होने लगता है। वो एक सेंटेंस, कुछ वर्ड्स में ही खुद को पूरी तरह एक्सप्रेस करने की ताकत रखते हैं, और इस तरह से कम बोलकर भी वो हर कम्युनिकेशन में, हर डिबेट में, हर डिस्कशन में अपनी पावर शो करते हैं। दोस्तों, इस पॉइंट को थोड़ा और बारीकी से, गहराई से समझने के लिए चलिए गेम ऑफ थ्रोन का ये सीन देखते हैं। इस सीन में ये 3 नोबल्स हमारी प्यारी खलीसी यानी डेनारिस का मजाक उड़ा रहे हैं। उसे एक बेगर क्वीन कह रहे हैं। उसे बता रहे हैं कि अब उसका राज खत्म हो चुका है, वो कमजोर है, उसकी ताकत खत्म हो चुकी है, और अगर वो जिंदा रहना चाहती है तो उसे इन तीनों के आगे सरेंडर करना होगा, अपना सर झुकाना होगा, माफी मांगनी पड़ेगी। दूसरी तरफ डेनारिस पर गौर करिए।
वो खामोश खड़ी है, उन तीनों नोबल्स की बातों को ध्यान से सुन रही है। और जब उन तीनों की बातें पूरी हो जाती है तब हमारी क्वीन बस एक बात कहती है, My reign has just begun. यस, उनकी इतनी सारी बकवास का जवाब सिर्फ एक सेंटेंस में देती है। दोस्तों, यहाँ पर डेनारिस उनसे बहस नहीं करती है कि तुम मेरे सामने कैसे बोल रहे हो, मेरे पास ड्रैगन्स है या मैं तुमसे कहीं ज्यादा पावरफुल हूँ एटसेट्रा। वो कुछ नहीं कहती है, उसे बस ये जानना होता है कि इन तीनों नोबल्स के दिल में क्या है। और जब उनकी बातें पूरी हो जाती है तो वो अपने एक्शन से उन्हें दिखा देती है कि असली क्वीन कौन है। दोस्तों, रॉबर्ट ग्रीनी अपनी बुक द 48 लॉज ऑफ पावर में लिखते हैं कि चुप रहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी जुबान पर ताला लगा लें, कहीं पर कुछ बोले ही ना, बिल्कुल नहीं। आपको बोलते समय हमेशा टाइम का ध्यान रखना है। सही जगह पर कही गई सही बातें आपका ओहदा बढ़ा सकती हैं, आपको पावरफुल दिखा सकती हैं। वहीं गलत जगह पर कही गई अच्छी बातें भी आपको नीचे गिरा देती हैं। याद रखिए कि ज्यादा बोलने के चक्कर में कभी कभी लोग बेवकूफ़ी भरी बातें बोल देते हैं, इसीलिए ज्यादा बोलने से बचिए। उतना ही बोलिए जितना जरूरी हो, पहले सोचिए फिर मुंह खोलिए। एग्जाम्पल नंबर 2, गिनियस मार्कस एंशियंट रोम का एक महान योद्धा था। उसे कोरोलिनस नाम से भी जाना जाता था। उसकी वजह से रोम कई लड़ाइयां जीता था, कई शहर बर्बाद होने से बचे थे, इसीलिए पूरे रोम में उसकी बड़ी इज्जत थी। कोरियोलिनस की जिंदगी का ज्यादातर समय जंग के मैदानों में बीता था, इसीलिए वो किस तरह का, किस मिजाज का इंसान है ये कोई नहीं जान पाया था। 454 बीसी में कोरियोलिनस ये तय करता है कि अब वो जंग छोड़कर पॉलिटिक्स ज्वाइन करेगा और यही सोचकर वो हाई रैंक काउंसिल के इलेक्शन के लिए खड़ा हो जाता है। अपनी कैंपेनिंग के दौरान वो लोगों को बैटलफील्ड की कहानियां सुनाता, अपने शरीर के घाव दिखाता। लोग उसकी पूरी स्पीच तो नहीं सुनते, लेकिन उसके घावों को देखकर, उसकी बातों को सुनकर उससे इमोशनली कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। सभी श्योर थे कि इस बार का इलेक्शन कोरियोलिनस ही जीतेगा, लेकिन फाइनल कैंपेनिंग के दौरान अपनी फाइनल स्पीच के दिन कोरियोलिनस एक अलग ही रूप में सबके सामने आया। कोरियोलिनस को ये अच्छी तरह पता था कि इलेक्शन पूरी तरह से उसके फेवर में है, इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंस में उसने अपनी स्पीच के थ्रू बड़ी बड़ी डींगे हाँकना शुरू कर दिया। जंग के मैदान में मिले घावों का दोष रोम के लोगों पर डालना शुरू कर दिया। उसने सिर्फ नोबल्स और अमीरों को फायदा पहुंचाने वाली योजनाओं के बारे में बात की। उसकी बातों में सिर्फ घमंड और ईगो झलक रहा था। इस तरह इस स्पीच के बाद कोरियोलिनस ने अपनी महान योद्धा वाली छवि को चकनाचूर कर दिया। रोम के लोगों को अब ये लगने लगा कि इस घमंडी बदतमीज इंसान के लिए उन्होंने आंसू बहाए, वो आंसू जो कोरियोलिनस के लिए कोई अहमियत नहीं रखते। कोरियोलिनस न सिर्फ लोगों के दिल से उतर गया, बल्कि आसानी से जीता जा सकने वाला इलेक्शन भी बुरी तरह हार गया। अपनी हार से तिलमिलाया कोरियोलिनस रोम के लोगों से नाराज होकर वापस जंग के मैदानों की तरफ लौट जाता है। कुछ दिनों बाद रोम में अनाज का एक शिपमेंट आता है। सीनेट के सभी लीडर्स ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये अनाज फ्री में आम जनता के बीच बांटा जाएगा, पर तभी कोरियोलिनस वहां आ जाता है और सेनेट को यकीन दिलाने लगता है कि फ्री में अनाज बांटने से देश का कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा लोगों को मुफ्त का खाना खाने की लत लग जाएगी। उसकी दलीलें सुनकर सेनेट भी उसकी बातों में आ जाती है और अनाज देने का फैसला रोक दिया जाता है। पर कोरियोलिनस यही नहीं रुकता। अब वो सेनेट को यकीन दिलाने में जुट जाता है कि लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी को खत्म करके सत्ता नोबल्स और एरिस्टोक्रेट्स के हाथों में सौंप देनी चाहिए। कोरियोलिनस के विचार जनता तक पहुंचते हैं और डेमोक्रेसी की निंदा सुनते ही रोम की जनता में आक्रोश फूट पड़ता है। लोग सेनेट के सामने मांग रखते हैं कि कोरियोलिनस सभी के सामने आकर अपने कहे के लिए माफी मांगे, पर कोरियोलिनस माफी मांगने से इनकार कर देता है। इस घटना के बाद पूरा रोम जलने लगता है, शहर में दंगे भड़क जाते हैं। फाइनली सेनेट लोगों में शिपमेंट वाला अनाज बंटवा देती है और कोरियोलिनस को सैनिकों की मदद से जनता के सामने माफी मांगने के लिए पेश किया जाता है। शुरुआत में कोरियोलिनस की आवाज में नम्रता होती है, पर कुछ ही देर बाद वो अपने पुराने रूप में आ जाता है। रोम की डेमोक्रेसी का, वहाँ की जनता का अपमान शुरू कर देता है। वो जितना ज्यादा बोलता गया, लोगों का गुस्सा उतना ही बढ़ता गया। फाइनली
लोग उस पर चिल्लाने लगते हैं और सीनेट से उसे मृत्युदंड देने की मांग करने लगते हैं। जनता का आक्रोश देखकर मैजिस्ट्रेट कोरियोलेनस को तारपाइन की पहाड़ियों से गिराकर मार डालने का हुक्म देते हैं। मैजिस्ट्रेट के इस फैसले को सुनकर रोम की जनता खुशी से झूम उठती है, पर कोरियोलेनस को पहाड़ियों तक ले जाया जाए इसके पहले ही रोम के कुछ नोबल्स मैजिस्ट्रेट से बात करते हैं और कोरियोलेनस की मृत्युदंड की सजा को उम्र कैद में बदलवा देते हैं। जब लोगों को पता चला कि रोम का महान योद्धा अब कभी शहर में नहीं लौटेगा तो उन्होंने हर सड़क पर जश्न मनाया, एक ऐसा जश्न जो रोम के इतिहास में अपनी खास पहचान बना गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अगर कोरियोलेनस चाहता तो वो आराम से इलेक्शन जीत सकता था और इलेक्शन जीतने के बाद वो रोम से डेमोक्रेसी भी खत्म कर सकता था और सत्ता नोबल्स एंड एरिस्टोक्रेट्स के हाथों में भी दे सकता था। उसने क्या क्या गलतियां करी और उसकी इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।